Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, our next topic in the chapter is derivatives of functions in parametric form. Last topic. सर हाँ बोलो. सर जो पहले वाली एक्सरसाइज है ना उसका हाँ. 8th क्वेश्चन एक बार लॉग से करके बता दो. 8th क्वेश्चन sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x. देखो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट साइन इनवर्स रूट एक्स का ही करके बता दो सर लॉग से. केवल sin इनवर्स रूट x का. ओके, लेट अस सी. सपोज करो मैं इसको v मान लेता हूँ, है ना. v माना होगा इसको. v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x. फिर आपने क्या निकाला होगा, dv ओवर dx. तो सबसे पहले है साइन इनवर्स. साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर. ठीक है, इनटू चेन रूल से अब रूट एक्स का भी करो. रूट एक्स का क्या होता है, 1 ओवर 2 रूट एक्स. फर्दर सॉल्व करते हैं तो रूट से स्क्वायर कट के ये केवल 1 माइनस एक्स बच जाता है इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. रूट के अंदर वाले नंबर्स को एक साथ ले लो, 2 को बाहर ले लो. 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. बस इससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते. सर यहाँ पे जैसे ये खुद से डिफरेंशिएट हो रहा था तो यहाँ पे अपन लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्या फिर? यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं. और अगर आप लॉग लेना चाहो तो लॉग लेने से यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअली. ठीक है. तो कई बार ऐसा भी फंक्शंस आएंगे, जैसे दो फंक्शन से तो एक में लॉग लेना पड़ रहा है, एक में विदाउट लॉग हो रहा है. आप तो नेचर पहचानो ना बेटा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, या फिर बहुत सारे फंक्शंस का, या फिर बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट लाइक दिस, लाइक दिस. ये दो नेचर पहचानो, u ऑफ एक्स, v ऑफ एक्स, w ऑफ एक्स, नीचे p ऑफ एक्स इंटू q ऑफ एक्स. इन दो तरह के फंक्शंस, एक ये, इन दो तरह के फंक्शंस में हम लॉग लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अदरवाइज किसी में लॉग लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सब में लगाना है, नो. उसमें दो तरह के दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो पहले वाले में लगाना है, सेकंड में नहीं लगाना है. ठीक है. और सर यहाँ पे लॉग लगा देंगे तो आंसर फिर गलत आ जाएगा ना? लॉग लगा देंगे तो आगे क्या सॉल्व करोगे फिर. सपोज करो मैंने लगा दिया लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स. अब उससे फायदा क्या हुआ, नहीं आंसर तो गलत क्यों आएगा, जबरदस्ती लंबा हो गया ना. उससे फायदा क्या हुआ, कोई पावर नीचे उतर के आई हो, या कोई प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट टू सम रूल लगाया हो. यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट टू सम रूल लग सकता है अभी, नहीं पावर नीचे उतर के आ सकती है. इसमें रूट एक्स की अगर मान लो आप एक्स की पावर हाफ मानते हो तो ये हाफ नीचे नहीं आ सकता. आप सोचो ये हाफ नीचे आ जाएगा ना. ये तो साइन इनवर्स एक्स की पावर हाफ है. अगर ये नहीं होता, साइन इनवर्स नहीं होता तो ये हाफ नीचे आता. बीच में साइन इनवर्स भी तो है तो ये हाफ तो वैसे भी नीचे नहीं आ सकता. इसको तो सेम उसी फॉर्म में फिर आगे का जो तरीका होता है वैसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लाइक आपको लॉग पहले सॉल्व करना पड़ेगा. लॉग का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स. फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर साइन इनवर्स एक्स रूट का इसका करना पड़ेगा, फिर रूट एक्स का करना पड़ेगा. मतलब इसके बाद फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का जो आपने वो किया है वो करना पड़ेगा, और फिर रूट एक्स का जो किया वो करना पड़ेगा. मतलब ये तीन चीजें आएंगी. और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v, 1/v dv बाई डी एक्स. फिर 1/v का v इधर आएगा. जैसे v इधर आएगा तो v क्या था, v क्या था, v यही तो था. तो v जैसे इधर आएगा तो वैसे ही वो ये चीज इससे कट जाएगी. तो आंसर तो यही बनना है. कोई फायदा नहीं होगा जबरदस्ती मतलब लंबा खींचोगे अगर आप लॉग लगाओगे. ठीक है. यस सर. एनी अदर डाउट ना. नो सर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. -1 अपॉन वो तो इस, अगर हमारे पास ऐसे है जैसे कि रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या होगा, ये बताया था क्या, रूट एक्स का क्या होगा बोलो, 1/2 रूट एक्स. और कौन से फंक्शन से बताओ, याद कराओ मेरे को याद. उसको तो फिर कुछ और अज्यूम करके इस तरह का फंक्शन कह रहे हो क्या, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स ये वाला. तो इसको तो अपने को क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है. मान लो ये वाई है
तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x, और ये चीज भी y की तरह दिखाई दे रही है, तो इसको मैं x इंटू वाई लिख सकता हूँ, एक्स वाई का रूट हो जाएगा ये। समझ में आया? y इज इक्वल्स टू, भाई ये x तो x की जगह आ गया, और जो अंदर चीज बच रही है उसको भी y की तरह लिख सकते हैं। वो अलग तरह के फंक्शन है, उस पर बाद में आएंगे। एक बार पहले सारे तरह के टाइप्स तो कवर करें, जैसे भी पैरामेट्रिक फॉर्म बाकी है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाकी है, बस उसके बाद तो फिर वो रोल्स थ्योरम, वो तो हमारे है नहीं कोर्स में, दो चीजें बाकी है ना। एक बार ये दोनों कवर करें, फिर ये स्पेशल टाइप के फंक्शन आएंगे, इन पे बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म इज वेरी स्पेशल और वेरी इजी, वेरी स्पेशल प्लस वेरी इजी। तो पहले बात करते हैं कि सर है क्या। देखो भाई, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। दैट मींस, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, आपको कौन सी बड़ी बात है सर, कॉस एक्स। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो अगर मैं कहता हूं साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, दैट मीन्स मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अगर मैं कहता हूं साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, दैट मीन्स आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, राइट। अगर मैं कहूं साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपको कहूं साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ विथ रेस्पेक्ट टू, तो पता है क्या पूछ रहा हूं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। डिफरेंस पकड़ आया? विथ रेस्पेक्ट टू cos x, और वहां पे मैंने कुछ नहीं कहा, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं कहा, तो बाय डिफॉल्ट वो विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। बाय डिफॉल्ट वो विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि साइन x है, साइन x है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन मैंने मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि विथ रेस्पेक्ट टू cos x चाहिए मुझे, तो विथ रेस्पेक्ट टू अब x नहीं होगा, क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू cos x। बहुत ही आसान तरीका, अभी पढ़ेंगे वैसे इसको, बहुत ही आसान तरीका है। साइन x का डेरिवेटिव कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर cos x का भी डेरिवेटिव कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। एक तरीके से dx से dx कटेगा, तो ये वही चीज है जो इधर लिखी हुई है, वही चीज है जो इधर लिखी हुई है। पर मैं dx से dx नहीं काटता हूं, मैं इसका आंसर, मतलब इसको सॉल्व कर देता हूं। भाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो देखो, उस चीज का आंसर तो है माइनस कॉट एक्स, और इस चीज का आंसर है सिंपली कॉस एक्स। तो अलग अलग है दोनों। ठीक है, क्लियर है? अगर रीड आउट कर लेते हैं टॉपिक, वैसे आपने पढ़ा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कहता है। A function y is equals to fx is said to be in parametric form if both the dependent variables y and the independent variable x depend on a third given variable। देखो, यहां तक इसने काफी कुछ बता दिया कि एक फंक्शन है y is equals to fx, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है या नहीं है, पहले तो उसको पहचानना पड़ेगा। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका अलग है, लेकिन वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है या नहीं, इसको कैसे पहचानोगे? अगर y और x दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, थर्ड गिवन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, जैसे t हो गया, जनरली t लेता है इसमें, है ना, या कुछ और भी ले सकता है, p q r s कुछ भी ले सकता है, abc भी ले सकता है। y भी किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x भी किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। पैरामीटर का मतलब होता है मापदंड, कहते हैं ना इस टॉपिक के क्या पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर के क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो सिलेंडर के दो पैरामीटर्स होते हैं, रेडियस और हाइट। इनका कोण के क्या पैरामीटर्स होते हैं, तीन पैरामीटर्स होते हैं, रेडियस, हाइट एंड सिलेंट हाइट। उसके मापदंड, जिस चीज पे वो डिपेंड करेगा, सिलेंडर का सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस और हाइट पे, तो उसके पैरामीटर्स है। समझ में आ गई बात? मापदंड या मानदंड कहते हैं जिसपे वो पैरामीटर, पैरा मतलब होता है बराबर, मीटर मतलब कोई यूनिट, किसके बराबर है उसकी यूनिट, वो या फिर किस यूनिट पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो दोनों के दोनों y और x किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किसी तीसरे पे। वैसे क्या होता था, वैसे ये होता था कि सर y x पे डिपेंड करेगा, यही होता था। y तो होता था डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता था इंडिपेंडेंट। अभी क्या हो गया, y भी किसी तीसरे पे डिपेंड कर रहा है और x भी किसी तीसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं कह दूंगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, ये भी पूछ सकता है कि पैरामेट्रिक चार फंक्शंस दे दे आपको, पूछ ले कौन सा फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है और कौन सा नहीं है, कौन सा फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में कौन सा नहीं है।
सरल सी बात है। अगर y इज इक्वल्स टू समथिंग कोई तीसरे वेरिएबल दे रखा हो और x इज इक्वल्स टू समथिंग कोई तीसरा वेरिएबल दे रखा हो, देख लेना y और x दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे मैंने दे दिया y इज इक्वल्स टू 3t² या x इज इक्वल्स टू √t, तो y भी किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x भी किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फंक्शन हो गया। दैट क्लियर? आगे चलो। और वी कैन से दैट, और वी कैन से बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स y एंड x आर द फंक्शंस ऑफ x। एक ही बात है, उस पर डिपेंड कर रहा है या उसका फंक्शन है, बात है क्या ना। मैं अगर ऐसे कहूँ y इज इक्वल टू 3t², तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि y t पे डिपेंड कर रहा है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ y t का फंक्शन है, बात एक ही है। y t का फंक्शन है ऐसे भी कह सकता हूँ, और y t पे भाई इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि y इज ए फंक्शन ऑफ t, कोई दिक्कत थोड़ा ना, y इज इक्वल टू ft कह सकता हूँ ना। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि y जो है t पे डिपेंड कर रहा है। तो दूसरी भाषा में हम ये कहें कि बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों y और x क्या है, किसी तीसरे वेरिएबल के क्या हैं, फंक्शंस हैं। लेकिन जिस तीसरे वेरिएबल के वो फंक्शंस हैं, वो तीसरा वेरिएबल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन, ये अगर t का है तो ये भी t का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ये t का है और वो u का है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में बोथ y एंड x किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे ना, तो जो तीसरा वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। वो जो थर्ड वेरिएबल है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पैरामीटर। क्वेश्चन आ जाए, फंक्शन दे दे, बोले इसमें पैरामीटर छांटो, तो पैरामीटर क्या होगा, y और x जिस पे डिपेंड कर रहे हैं वो वेरिएबल होगा पैरामीटर। t पे डिपेंड कर रहा है तो t पैरामीटर होगा, a पे डिपेंड करेंगे तो a वहां पे पैरामीटर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इन शॉर्ट, अब इन सारी बातों को कंपाइल कर रहा है, सम अप कर रहा है, मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा है। अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट, y को भी g ऑफ t लिख दिया और x को भी h ऑफ t लिख दिया, y को t का एक फंक्शन बना दिया इस y को, और अंदर जो x है उसको भी t का ही एक फंक्शन बना दिया, तो ये जो फंक्शन बना, इट इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शन जहां पे t पैरामीटर है। इज दैट क्लियर? ये पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शन है, पैरामीटर कौन है वहां पे, t। ठीक है, आगे चल। सर हाँ बोलो। सर अगर थर्ड वेरिएबल भी किसी पर डिपेंड करे तो वो डबल पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, तो जो काम अभी अपन डेरिवेटिव निकालने में करेंगे वो दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई यस बात? सर। जो काम अभी अपन सिंगल बार करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, तो वही काम आपको दो बार करना है। ठीक है ना, वो डबल पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, नहीं है ऐसा कोर्स में, सिंगल पैरामेट्रिक फंक्शन ही है कोर्स में, डबल डेरिवेटिव जरूर है बट डबल पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अलग अलग फॉर्म तो अलग अलग फंक्शन तो करेगा ना, सेम फंक्शन थोड़ा बना सकता है। जैसे y इज इक्वल टू t² और x इज इक्वल टू 3t, तो कर तो t पे ही रहा है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। वो कोई f ऑफ t नाम का फंक्शन है, ये कोई g ऑफ t नाम का फंक्शन। ठीक है, सो वी हैव अब ये डेरिवेटिव करना सिखा रहा है भाई, अब ये डेरिवेटिव करना सिखा रहा है। यहां तक इंट्रोडक्शन हो गया, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान से देखना। y तो है t का एक फंक्शन, तो लिख दिया y इज इक्वल टू g ऑफ t, कोई डाउट नहीं है। x भी t का एक फंक्शन है, तो लिख दिया x इज इक्वल टू h ऑफ t, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, डेरिवेटिव ऑफ y निकाल सकता हूं ना मैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो उसको मैं dy बाई dt बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि y t का फंक्शन निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ x भी निकाल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x भी t का फंक्शन है, तो उसको क्या डिनोट करोगे, नोटेशन क्या होगा उसका, dx बाई dt। अब आपको क्या चाहिए था साहब, आपको तो ये चाहिए था, आपको तो ये चाहिए था। ठीक है, तो सिंपल सी बात में बात करूं तो dy बाई dx अगर आपको चाहिए था, देखो अभी नीचे वाली बात को भी देख लेंगे, उसने चेन रूल से उसको तोड़ के किया है, बट एक बार हम हमारी भाषा में समझते हैं। देखो, हमको चाहिए dy बाई dx, ये चीज चाहिए हमको। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक तो ये है और हमारे पास एक ये भी है ना, मतलब निकाल सकते हो ना। y इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब y इज इक्वल्स टू कुछ फंक्शन ऑफ t गिवन होगा, और x इज इक्वल्स टू ये dx बाई dt है ना, x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t गिवन, ये दोनों गिवन होंगे, तो इसकी मदद से ये और ये निकाल लोगे ना। अब ये भी है, ये भी है, वो चाहिए, वो चाहिए। तो देखो, अगर मैं कहूँ 1/2, तो 1/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/3 डिवाइड बाई 2/3, लिख सकता हूँ। 3 कट के वापस 1/2 आ रहा है, कुछ भी लिख लो। 1/2 को मेरी मर्जी में ऐसे लिख दो 1/4/2/4, कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ ना। तो dy बाई डी एक्स को मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूँ, dy बाई डी टी dx बाई dt,
लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, बात खत्म। dy/dt की वैल्यू है ना, और dx/dt की भी वैल्यू है ना। जब आप 1/2 को ऐसे लिख सकते हो, 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हो, तो dy/dx को भी ऐसे लिख सकते हो ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं ना, ये सीखा है मैथ्स में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को dt से डिवाइड कर दिया, dt से डिवाइड करते dy/dt कुछ चीज आ गई जो मेरे पास है, मौजूद है, और dx/dt भी कोई चीज आ गई जो मेरे पास मौजूद है, उसको उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, वहां पे उसने इसी चीज को चेन रूल से अप्रोच किया। देखो वो थोड़ा सा समझने में उल्टा डिफिकल्ट है, अभी जो हमने समझा ना वो चीज समझना आसान है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था अपन ने, हमारे पास dy/dt है, हमारे पास dx/dt है ना। अब ये dy/dt को अगर मैं सोचूं चेन रूल से फाइंड आउट करना, तो चेन रूल से ये कुछ ऐसे फाइंड आउट होगा कि आप dy/dt चाहिए तो आप y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो और फिर x को t के टर्म्स में रिस्पेक्ट करो। भाई ये दोनों कट के वापस dy/dt हो जाता है ना, हो जाता है। और यहां से आपको क्या चाहिए, इस इक्वेशन से आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, dx/dt। आया समझ? तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। चेन रूल से अप्रोच करो या अपना सिंपल सा तरीका फंडा अप्रोच करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम dt से डिवाइड कर दो। दोनों तरीकों से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, dy/dt इज इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाय dx/dt। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हेयर dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx का मतलब है जो g ऑफ t फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो जो h ऑफ t फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, यानी वही sin x का डिफरेंशिएशन cos x के रेस्पेक्ट में, एक तरीके से वही कर रहे हो आप, है ना। जैसे मैंने आपको कह दिया कि y इज इक्वल्स टू 3t² और मैंने कह दिया x इज इक्वल्स टू √t, और मैं कह दूं साहब dy/dx निकाल के बताओ, तो आप जो भी चीज यहाँ पे निकाल रहे हो ना वो क्या है, वो इसका डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में। समझ आई बात? g ऑफ t का डिफरेंशिएशन h ऑफ t के रिस्पेक्ट में, ये g ऑफ t है, ये h ऑफ t है, राइट? ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या देगा। क्वेश्चन मेरे हिसाब से ना कैलकुलेटिव कम आएंगे, ऐसे उठपटांग ज्यादा आएंगे। भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रूप में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, dy/dx की फॉर्म में लिखोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, so we can say that we are differentiating a function with respect to another function। अंत में बात यही आती है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये दोनों फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, तभी पॉसिबल है। पहली बात तो अगर नहीं करते हैं, अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, तो वो चीज पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लो मैं कह दूं y इज इक्वल्स टू 3t² और मैं कह दूं x इज इक्वल्स टू √t ना कह के √u कह दूं, तो ये साहब किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहां से आप dy/dt निकाल पाओगे ज्यादा से ज्यादा, राइट? ये साहब u पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप यहां से dx/du निकाल पाओगे, dt थोड़ा निकाल पाओगे। अब आप इन दोनों की मदद से dy/dx थोड़ा निकाल सकते हो। इसको डिवाइड करोगे तो भी नहीं निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं निकलेगा। तो अगर ये और ये किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर सेम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, अगर यहाँ पे t है तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर है सबको? बोलो प्रियांशी। यस सर। कनिष्का का क्या हाल है आजकल, संन्यास ले लिया क्या उसने पढ़ाई से? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, दैट्स इट। चलो फटाफट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक दो क्वेश्चन ही है जो तगड़े हैं, बाकी बहुत एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज हुआ है ना। लेकिन ये एक्सरसाइज पता है क्यों, मतलब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब एंड तक काम आएगा। क्योंकि फंक्शंस जो अब आएंगे ना करीब करीब ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कई बार आता है ना, बट बाय द वे, लेकिन अगर इस एक्सरसाइज की बात करें पर्टिकुलरली तो इट इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सीधे वही करते हैं, तो बाकी सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एक तो ये और एक ये 7th एंड 11th आर इंपॉर्टेंट। ये कर ली तो करीब करीब एक्सरसाइज पूरी कर ली आपने ना। पहले स्टार्ट अपन छोटे क्वेश्चन से करते हैं ताकि थोड़ा फील मिले हमको। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो भाई, देखो स्क्रीन पे सब लोग, दिस इज अवर फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2at², y इज इक्वल्स टू 80 की पावर 4। तो x डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे, तो दोनों सेम पे डिपेंड कर रहे हैं,
तो ये जो फंक्शन है क्या है, ये क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शन। क्या है ये, पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शन। यहाँ पे पैरामीटर कौन है, टी। वेरी गुड। क्या प्रोसेस है, आप x को t का फंक्शन लिख सकते हो, तो लेट अस फाइंड आउट dx बाई dt। आप y को t का फंक्शन लिख सकते हो, तो लेट अस फाइंड dy बाई dt। क्या प्रॉब्लम, निकल जाएगा। तो dx बाई dt क्या होगा, 280 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 2 जा 4, 480, और y को रिस्पेक्ट करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा 480 क्यूब। ठीक है, अब आपको इसके और इसके कॉम्बिनेशन से क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि dy ओवर dx की वैल्यू यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाय dt बाय dx बाय dt, राइट। लिख सकते हैं dy बाय dt क्या है 4at क्यूब, dx बाय dt क्या है 4at, 4a से 4a गया, t से ये t स्क्वायर टाइम्स गया, आंसर इज t स्क्वायर, आंसर इज t। ये ले जाओ, ठीक है। ऑब्वियसली y was a function of t, x was a function of t, तो dy by dx will also be a function of t। तभी तो t की फॉर्म में आंसर आया। जब वो भी t के फॉर्म में था, ये भी t के फॉर्म में था, तो ऑब्वियसली dy by dx भी क्या आ जाएगा, ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं dy by dx निकालो एट सम पॉइंट t इज इक्वल्स टू 2, तो आप क्या करोगे, 2 उधर पुट अप कर दोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आप याद करो dy बाय dx निकालते थे ना अपन एट सम पॉइंट x इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ पॉइंट पे निकालते थे। अब क्या कहेगा, x की वैल्यू नहीं देगा, t की वैल्यू देगा, क्योंकि y और x दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले क्या करता था, x की वैल्यू देता था कि x इज इक्वल्स टू दिस पे dy बाय dx निकालो, x इज इक्वल्स टू दिस पे dy बाय dx निकालो। ऐसे क्वेश्चंस में x इज इक्वल्स टू दिस पे नहीं कहेगा, क्या कहेगा, t इज इक्वल्स टू दिस पे x की वैल्यू, क्योंकि dy बाय dx भी t की फॉर्म में ही आना है, dy बाय dx भी क्या आना है, t की फॉर्म में ही आना है। इज दैट अच्छा, अगर यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर होता तो कुछ जनरल नोटेशंस याद रखो, a हमेशा कांस्टेंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय कि वेरिएबल के। a और t में से आप t कोई वेरिएबल मानोगे, a को कांस्टेंट मानोगे, वो तो अभी भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो, a स्क्वायर करने से थोड़ा ना आप a वेरिएबल मानोगे, अभी भी आप a वेरिएबल क्यों नहीं मान सकते, मान सकते हो, और t को कांस्टेंट मान सकते हो। बट a और t लेटर्स अपने आप में जो डेफिनेशन है a और t के, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि a इज ए कांस्टेंट और t इज ए वेरिएबल। अनदर थिंग, पहले हम हमेशा उसका कांस्टेंट लिखते हैं, बाद में वेरिएबल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है 3x, तो हम x3 क्यों नहीं लिखते हैं, पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल। तो 4a में हम 4a को ही कांस्टेंट मानेंगे और t को ही, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या मानेंगे 4a, और वेरिएबल पार्ट क्या मानेंगे, t मानेंगे। हाँ, अगर ये ऐसे होता 4ta, तब हम कह सकते थे कि 4t तो कोएफिशिएंट है, यानी कांस्टेंट पार्ट है, और a वेरिएबल। ठीक है, और बाय डेफिनेशन t ज्यादा प्रेफर करेगा वेरिएबल पार्ट को a के बजाय। ठीक है, क्लियर। चलो अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लें, बाकी सब ऐसे ही हो जाएंगे। अच्छा वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मजेदार है ना। तो कौन सा बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब धांसू जिसको कहते हैं, 7th और 11th, 7th था क्या, एक मिनट रुको, एग्जाम्पल ये वाला देखो, x की पावर 2/3 इक्वल्स टू प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। देखो 2/3 ऐसी चीजें जब भी आ जाए 2/3 तो इनको हटाने की कोशिश करो, इनको क्या करो, हटाने की। जरूरी नहीं है आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करो, आप विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इसको कर सकते हो, जैसा अपन ने पहले किया था इम्प्लिसिट फंक्शन मान के, अपन ने पहले किया है ना। आप बिना उसके, मतलब इस फॉर्मूले के बिना भी आप उसको कर सकते हो, बट क्योंकि टॉपिक वो चल रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, तो इन्होंने क्या कर दिया, देखो x को क्या मान लिया इन्होंने, x को क्या मान लिया, a cos क्यूब थीटा। तो x की पावर 2/3 है ना, x की पावर 2/3 है, तो x की पावर 2/3 यानी इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 2/3 क्या होगी, a की पावर 2/3, और कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3 से 3 से 3 कट गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई x की।
नहीं, ये हो गई x की पावर 2/3 की वैल्यू, और y की पावर 2/3 क्या हो जाएगी, y की पावर 2/3 क्या हो जाएगी, a स्क्वायर, और क्या माना है साइन क्यूब थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। पर इससे क्या फायदा हुआ, हाँ a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया। तो अब देखो ये हो गया x की पावर 2/3 ये बन गया, और y की पावर 2/3 ये बन गया। इन दोनों को जोड़ा है इन्होंने, प्लस किया बीच में, इन दोनों को जोड़ा है। मतलब आपको x की और y की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है, x की और y की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि इन दोनों का सम क्या आ जाए, नहीं जो RHS में गिवन है, जो RHS में गिवन है। तो x की वैल्यू ये लेने से और y की वैल्यू ये लेने से और फर्दर सॉल्व करने से a की पावर 2/3 आ रही है, क्योंकि यहां से आप a की पावर 2/3 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ अभी भी, आ गया। तो अब इसका मतलब है कि मैं x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू ले सकता हूं ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सुनो मेरी बात, आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन की, इम्प्लिसिट नहीं कह सकते, एक इक्वेशन गिवन है मान लो, ठीक है। आपको इसमें से क्या निकालना है, अब तक क्या हो रहा था कि x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t गिवन था, और y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t गिवन था ना। अब की बार आपको बनाना है x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t बनाना है, और y यानी पैरामीटर आपको सोचना है, पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है इस तरीके से ताकि वो पैरामीटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आपने पैरामीटर बनाया x इक्वल्स टू a cos क्यूब थी और y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थी, और आपने पुट करके देखा तो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स आपका बनाया हुआ पैरामीटर सही है, दैट मीन्स आपका बनाया हुआ पैरामीटर सही है। अब क्या किया, जब आपने पैरामीटर सही कर दिया तो यहां से dx बाई डी थीटा निकाल लो, और वहां से dy बाई डी थीटा निकाल लो, जो भी निकाला फिर उसको उससे डिवाइड कर लो, ठीक है। और अगर आपको पैरामीटर में नहीं जाना तो जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो, वे जैसे अगर कर रहे थे वैसे करते तो क्या होता बताओ, x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 x, और 2/3 -1 क्या होता है, -1/3, -1/3 का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2/3 का भी यही बनेगा 2/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय y की पावर 1/3, लेकिन फिर y का क्या बन जाएगा, dy बाय dx, और वहां पे कांस्टेंट है 0, तो यहाँ से dy बाय dx निकालना कौन सी बड़ी बात है। 2/3 कट गया एक तरीके से, कॉमन आके उधर 0 से डिवाइड होके कट गया, तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई, ये चीज नेगेटिव में जाएगी और फिर ये चीज डिवाइड हो जाएगी, -1 की पावर x, नहीं -1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय y की पावर 1/3। इस सबको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आने वाला है, -y की पावर 1/3 बाई x की पावर 1/3, और फिर उसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस को बाहर ले लें तो y बाई एक्स की पावर 1/3। बट ऐसा करने से एक चीज हुई ना, ऐसा करने से y की वैल्यू सॉल्व नहीं हुई, मतलब y की फॉर्म में आया आपका आंसर, आपका आंसर क्या आया, y की फॉर्म में आया। अब आप एक चीज कर सकते हो कि y की वैल्यू यहां से निकाल के फिर रखो, जो कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, और जब अपन ने इस तरीके से किया पैरामेट्रिक फॉर्म में किया तो उसने उसका आंसर देखो किस फॉर्म में आया है, नहीं वही आया छोड़ो, -y की पावर x, देखो माइनस हमारा भी आया -y की y बाय एक्स की पावर 1/3, और उनका भी क्या आया है, उनका भी क्या आया है, माइनस तो लगा दिया, y बाई एक्स की पावर 1/3 था, इसने बार क्यूब रूट लगा दिया, बात तो एक ही है। 2 की पावर 1/3 को मैं क्यूब रूट ऑफ 2 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो जबरदस्ती उसने पैरामीटर बनाया है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से अप्रोच ना करके वैसे भी अप्रोच कर सकते हो, कोई बड़ी बात, ठीक है। चले अब उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे, मैं वो देख रहा था कि वो 7th ही था क्या, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन में टाइम लगा था हमको, अगर आपको भी याद आ रहा हो तो देखो, मेरे को तो यही याद आ रहा है कि 7th में टाइम लगा था, आपने टाइम लगा था मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलो 7th ही करते हैं अपन, तो देखते हैं फिर कैसा निकलता है ये, इधर करते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे पार्टिसिपेट करना सॉल्यूशन में, ये अल्टीमेटली करना आपको है, ठीक है। क्वेश्चन है
x इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो, साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t, और y इज इक्वल्स टू समथिंग ऐसा ही है, तो y इज इक्वल्स टू समथिंग, इसे को एक बार साइड में छोड़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करो। तो dx बाई dt निकालोगे बेटा, बोलो, जब आप dx बाई dt निकालोगे तो u बाई v टाइप का फंक्शन नहीं है, तो क्वोशंट रूल लगाओगे, राइट। क्वोशंट रूल क्या कहता है, u डैश v, क्या कहता है, u डैश v, यानी कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल के इससे प्रोडक्ट करोगे। तो साइन क्यूब t का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर t, और फिर साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। ये तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, मल्टीप्लाई किससे करोगे, नीचे वाले से, कोई डाउट। फिर बीच में माइनस साइन लगाओगे। अब क्या करोगे, ऊपर वाला फंक्शन तो एज इट इज लिख दोगे साइन क्यूब टी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे। तो रूट ऑफ कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले तो रूट का डेरिवेटिव ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स की जगह क्या लिख देते हैं अपन, cos 2t इनटू, अब cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2t, नहीं माइनस sin 2t, माइनस sin 2t, और फिर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, यहां तक समझ आया। और फिर होल डिवाइडेड बाय रूट cos 2t का होल स्क्वायर, वो तो रूट से स्क्वायर करके cos 2t बच जाएगा। पहले देखो यहाँ पे क्या कटा है, यहाँ पे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। चलो इसको होल डिवाइडेड बाय कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 2t, राइट। चलो नीचे आओ, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रूट ऑफ cos 2t एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, नहीं इससे नहीं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा और क्या बचेगा, cos 2t। देखो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, 3 साइन स्क्वायर t cos t, रूट cos t cos 2t, और माइनस, और ये माइनस प्लस, क्या बचा, ये प्लस है ना, प्लस cos t, ऐसे कैसे, cos t यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे 2t उस दुगना एंगल है, तो मान लो cos 30 डिग्री है और उसका दुगना एंगल cos 60 डिग्री है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90 डिग्री थोड़ा होगा, 30 प्लस 60 कर रहे हो आप, ये तो कुछ भी हो गया ऐसे नहीं होगा प्लीज, ठीक है। हाँ, साइन क्यूब टी, ये माइनस माइनस प्लस पहले हो चुका था, साइन 2t बचा वहां पे, और डिवाइडेड बाय रूट cos 2t को मैं नीचे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा cos 2t तो पहले ही था, cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी भाई, नीचे 1 पावर थी और ऊपर 1/2 पावर, 1 + 1/2 3/2, राइट। इससे आगे देखो और क्या क्या कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो देखो देखो, हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखो एक बार sin 2t को भी मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो sin 2t क्या होता है, बोलो, sin 2t क्या होता है, बोलो, sin 2 2 sin t 2 cos sin t। t cos t, 2 sin t cos t, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, तो sin 2t क्या हो जाएगा, 2 sin t cos t, मैं 2 यहां लिख देता हूं, sin t cos t, और अगेन फिर sin क्यूब t को sin t से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin टू द पावर 4t, ठीक है, ये अगेन क्या हो जाएगा, sin टू द पावर 4t, आ जाओ, sin टू द पावर 4t। अब आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए जरा, इसमें से और इसमें से लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, तनीषा इधर इन्वॉल्व हो जाओ, इधर इन्वॉल्व रहो, आज क्लास में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप आज कहीं और ही दिख रहे हो, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हाँ, साइन स्क्वायर टी और cos t, बचेगा क्या, 3 साइन स्क्वायर टी cos t तो कॉमन ले लिया ना, cos 2t, cos 2t प्लस वहां से क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर टी ओनली, राइट, डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। अब इसमें एक स्टेप और सॉल्व कर दो, क्या, कि सब कुछ t में है, देखो t, और ये तो आगे चल के वैसे भी कट जाएगा, डिनोमिनेटर को तो इग्नोर करो, न्यूमरेटर में चेक करो, t में है, ये t में है, केवल ये 2t में है, तो इस 2t को भी t में चेंज कर देते हैं, तो cos को भी फिर साइन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि आगे भी साइन है, आगे भी क्या है, साइन है,
तो cos 2t को sin में कैसे चेंज करोगे, वो कोई बता सकता है? cos 2t को sin t में कैसे चेंज करेंगे? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ऐसे चेंज करेंगे। और फिर 3 इससे और ये 3 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 sin स्क्वायर t, और आगे क्या है प्लस 2 sin स्क्वायर t, -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा -4। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर t। लिख सकता हूं मैं सारी चीज को, लिख दो, ये सारी चीज हटा दी मैंने, अल्टीमेट आंसर आ गया मेरा 3 - 4 sin स्क्वायर t। दैट्स इट, ये dx/dt की वैल्यू है। अब चलते हैं y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। cos क्यूब t, cos क्यूब t डिवाइडेड बाय व्हाट, रूट ऑफ cos 2t, रूट ऑफ cos 2t। dy/dt चाहिए यहां से भी आपको, बताओ dy/dt चाहिए। सबसे पहले cos क्यूब t का डेरिवेटिव बोलो 3 cos स्क्वायर t, cos t का डेरिवेटिव बोलो माइनस sin t, इनटू नीचे वाला फंक्शन रूट cos 2t, बीच में माइनस साइन आएगा। अब पहला वाला फंक्शन एज इट इज, यानी cos क्यूब t एज इट इज, और रूट ऑफ cos 2t का जैसे पहले डेरिवेटिव किया था सेम टू सेम वही तरीका, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट cos 2t, और cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और वही रूट cos 2t जैसे पहले मल्टीप्लाई हुआ था पिछले वाले केस में, इधर भी क्या हो जाएगा रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, अच्छा होल डिवाइडेड बाय रूट cos 2t का स्क्वायर यानी कि cos 2t। ठीक है, तो एलसीएम लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे भी माइनस साइन अब की बार है ना, तो -3 ले लेता हूं उसको मैं, -3 cos स्क्वायर t sin t, और रूट cos 2t cos 2t, और यहाँ पे पहले की तरह माइनस माइनस प्लस, क्या बचा cos क्यूब t, और आगे क्या है sin 2t, राइट, sin 2t होल डिवाइडेड बाय एलसीएम जो मैंने लिया है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम क्या लिया था आपने, रूट cos 2t, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे पावर 1 है ऊपर पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 यानी कि पावर क्या हो गई, टोटल पावर क्या हो गई 3/2 हो गई, राइट। ठीक है, और जैसे जैसे जिस अप्रोच से पहले सॉल्व किया था वही अप्रोच देखो। सबसे पहले तो मैंने sin 2t को सॉल्व किया था, sin 2t क्या हो गया था बोलो, 2 sin t cos t, और फिर उसमें cos t cos क्यूब t मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया था cos की पावर 4t, और क्या बच गया था sin t। तो इस पूरे को मैं यहीं पे सॉल्व करके लिख देता हूं, बोलो क्या हो गया ये सारी चीज मिला के 2, एक तो बचा sin t और एक cos की पावर 4t। ठीक है, कॉमन लो इसमें जैसे पहले लिया आपने cos स्क्वायर t और sin t, क्या अंदर बचता है -3 cos 2t को सॉल्व कर दो जैसे पहले किया था, बोलो sin t की फॉर्म में ही cos 2t को सॉल्व करो, 1 - 2 sin स्क्वायर t, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 × 1 -3, और -3 × -2 sin यानी कि +6 sin स्क्वायर t। तो मैं सीधे लिख देता हूं +6 sin स्क्वायर t, बीच में प्लस साइन है, वहां से भी आपने ये कॉमन लिया cos स्क्वायर t और sin t, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर t, राइट, होल डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। दैट्स इट। फाइनली जब आप dy/dx निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या था y = 2 वाली फॉर्म ये थी, तो ये वाली चीज ये dy/dt है, डिवाइड होगी ऊपर वाली चीज से, क्योंकि dy/dx क्या होता है dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो ये वाली सारी चीज है वो उससे डिवाइड होगी। तो मैं सीधे सीधे ऐसे ही देख लेता हूं, देखो क्या क्या चीजें कट जाएंगी, एक तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है कटेगा, और एक मेरे हिसाब से जो कॉमन लिए चीज है वो भी कटेगी। कॉमन क्या लिया है यहाँ पे cos स्क्वायर t sin t, वहां पे देखो, अच्छा उसमें sin स्क्वायर t cos t है, तो क्या क्या कटा बताओ भाई, क्या क्या कटा, sin t cos t कट गया है ना, तो sin t cos t अगर यहाँ से कटेगा
तो केवल cos t बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, केवल cos t। ठीक है, अंदर अंदर बोलो। अच्छा वहां पे 3, देखो एक गलती करी अपन ने, सुनो, यहाँ पे cos 2t को अपन ने साइन 1 - 2 sin स्क्वायर t में कन्वर्ट किया ना, तो वो गलत किया। क्यों किया? क्योंकि ऊपर तो इसमें कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि आगे भी साइन दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आगे क्या दिखाई दे रहा है, कॉस। तो इसको इसमें ना कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करना है, 2 cos स्क्वायर t - 1 में कन्वर्ट करना है। मतलब cos 2t को आप cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में भी कर सकते हो ना, बट आगे cos है तो cos से अपन इसको भी cos में कन्वर्ट करें ताकि cos cos मिलके कुछ बने। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं। हाँ, -3 तो है ही सही, -3 तो है ही सही। इसको क्या करेंगे अपन, 2 cos स्क्वायर t - 1, तो -3 इंटू दिस क्या हो जाएगा, -6 cos स्क्वायर t। आगे क्या बचा, फिर -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे क्या बचा था, -1 है ना, 2 cos स्क्वायर t माइनस, तो -3 इंटू -1 +3 और फिर आगे क्या बचा था, cos स्क्वायर t, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो cos स्क्वायर t और -6 cos स्क्वायर t क्या बचेगा, -4 नहीं 5 4 कैसे, नहीं 2 भी तो है, सॉरी 2 भी तो है, ये 2 भी तो है ना, अब 4 बच रहा है, -4 cos स्क्वायर t। सब कुछ कंपाइल करके मैं लिख देता हूं, -4 cos स्क्वायर -4 cos स्क्वायर t प्लस आगे क्या था 3, ये बच गया। अब आप जब काटोगे cos t तो बाहर बच गया, अंदर क्या बचा, अंदर ये की यही चीज लिख दो एक बार आप, -4, या इसको सीधा करके लिख दो, 3 पहले लिख दो, 3 - 4 cos स्क्वायर t। और उधर x वाली चीज में क्या क्या कटेगा, x वाली चीज में ये कटेगा, एक तो ये कटेगा और sin t cos t कटेगा, तो sin t बचेगा एक तो बाहर, और अंदर वाली ये चीज बचेगी sin t इंटू 3 - 4 sin स्क्वायर t, sin t इंटू 3 माइनस क्या है 4 sin स्क्वायर t। अच्छा जी, एक बार आप इस cos t को अंदर मल्टीप्लाई करो और sin t को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, एक बहुत अच्छी चीज बनने वाली है। तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, राइट, और sin t इंटू 3 sin t -4 क्यूब t। कुछ याद आ रहा है इनको देखकर, आइडेंटिटी, एक तो थे cos 3t की आइडेंटिटी और एक है sin 3t की आइडेंटिटी। बताओ cos 3t या sin 3t की आइडेंटिटी कैसे एक्सपेंड करते हैं, बोलो राजा, cos 3t या sin 3t की आइडेंटिटी कैसे एक्सपेंड करते हैं। cos 3t क्या होता है, sin 3t एंड cos 3t नहीं याद है, sin 3t तो एज इट इज ये होगा, sin 3t तो एज इट इज ये होगा, और cos 3t क्या होगा, 4 पहले आएगा, 4 cos क्यूब t -3 cos t, मतलब ऊपर वाले का एग्जैक्टली नेगेटिव, ऊपर वाले का एग्जैक्टली नेगेटिव। तो अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं और इसको लिख दूं 4 cos क्यूब t -3 cos t, तो अब ये cos 3t की आइडेंटिटी बन गई, और नीचे 3 sin t, इस नीचे वाले को छेड़ो ही मत, नीचे तो सीधे सीधे sin 3t की आइडेंटिटी है। अब माइनस ये जो चीज है ये क्या है, cos 3t, ये क्या है cos 3t, और नीचे वाली चीज तो एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रही है, sin 3t। व्हाट इज cos 3t बाय sin 3t, cot 3t इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, तो एक मैंने कहा था ना, ये एक क्वेश्चन इसका कर लोगे तो वो करीब करीब सब करवा देगा। एक और क्वेश्चन इसका अच्छा है, बट अब टाइम हो चुका है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को घर पे ट्राई करें, 11th वाले को, ये वाला कर लेते हो तो करीब करीब एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचेगा, और अगर डाउट हो तो पूछ लेना कल, अदरवाइज वी विल स्टार्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ये चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली परसों टेस्ट ले लेंगे। क्या टेस्ट के नाम से बस सर हाँ बोलो, तो बढ़िया है ना, इधर भी टेस्ट उधर भी टेस्ट, सारे दिन टेस्ट। हाँ अब तो टेस्ट ही देने, बोलो, वो तो और अच्छा है, इधर भी मैथ्स का टेस्ट,
कॉमन आ गया तो जैसे मैथ्स में कॉमन आता है ना, इधर भी मैथ्स का टेस्ट बैग उतार ले मतलब, तेरे को कह रहा हूँ। हाँ, इधर भी मैथ्स का टेस्ट, उधर भी मैथ्स का टेस्ट, इससे अच्छा और क्या होगा? और बोलो, और क्या कॉमन आ रहा है? ठीक है, हाँ तो आप क्लास में पूछ लेना ना, कभी भी पूछ लेना, उसके लिए तो मना ही नहीं है, वो तो आप कभी भी पूछ लेना। पहले कल ये कर लेते हैं सेकंड, और जब प्री बोर्ड में सारे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, तो हमारे तो हो ही गए, एक एप्लीकेशन बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बचा हुआ है, इसके अगला चैप्टर, और ये कल कर ही दूंगा मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये भी हो गया, इसका टेस्ट बच गया, बाकी चैप्टर तो हो गया ना। ठीक है, चलो तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा, कल इसको करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली परसों टेस्ट लेते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इस क्वेश्चन को कर लेना, इसको छोड़ना मत, ऐसे मान के चलना ये और ये यही है, ये दो ही हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली पे डिपेंड करती है, एक्सरसाइज इस पे और इस पे डिपेंड करती है, ये दो ही है यहाँ के, ये दो आउट तो पूरी टीम आउट, लेकिन दो को कर लिया, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। प्रदीप आजा भाई वापस।